और इसलिए हम लोग संघ के कार्य को, संघ की भूमिका को और विशेष करके राष्ट्र निर्माण के कार्य में संघ की भूमिका, इस विषय पर थोड़ा सा विमर्श करने के लिए यहाँ पर एकत्र हैं। माननीय मंत्री जी के उद्बोधन के लिए उनके सहायक तो लालायित थे ही, मैं भी लालायित था सच बताऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो अन्याय श्रद्धेय बब्बर जी के साथ, आदरणीय इंदू जी के साथ और सुषमा जी के साथ हुआ, वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के प्रबुद्ध जनों के बीच में अन्याय ही है ये वास्तव में। इतने वरेण्य लोग जब बोलने के लिए खड़े होते हैं और हमको जब लगता है कि उनको खूब सुनना चाहिए, जिन्होंने वास्तव में देश और समाज के लिए काम किया है। प्रारंभ हो रही है, दोबारा बोलेंगे। जी जी क्या बात है, क्या बात है। तो सचमुच परम श्रद्धेय विनोद बब्बर जी जैसे वरेण्य वक्ता जब यहाँ पर हैं, तो मेरे जैसे बालक को बुलवाना, ये सच पूछे तो यही संघ है। संघ में और कुछ नहीं होता, छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा देते हैं। आप लोगों ने इस समय इंटरनेट का युग है, आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, संघ की शाखा पर सामान्यतः जो मुख्य शिक्षक होता है, जो शाखा लगाता है, और यह दायित्व किसी को भी दिया जा सकता है, जिसको थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है शाखा लगाने का, उसको देते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा उस संघ की शाखा का मुख्य शिक्षक है और अटल जी उसको प्रणाम ले रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये दृश्य इंटरनेट पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में आपने देखा होगा, यही संघ है। और आज विनोद जी जैसे लोग, इंदू जी, सुषमा जी जैसे लोग यही कर रहे हैं मुझे इस मंच पर खड़ा करके। तो वास्तव में संघ को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, सामान्यतः होता क्या है, संघ के बारे में जब मैं बात करता हूं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि चार अंधों का हाथी वाली एक बोध कथा हम सब लोगों ने सुनी होगी। ठीक वैसी स्थिति अनुभव करता हूं। चारों अंधों से कहा था कि हाथी कैसा होता है, जाकर के जरा अनुभव करो। एक ने सूंड को स्पर्श किया और कहा कि ये तो बड़ा मुलायम मुलायम सा होता है, खूब लंबा सा हाथी होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। किसी ने पैर को पकड़ा और उसने कहा अरे वो तो खंबे जैसा होता है हाथी। तो किसी ने जाकर के कान पकड़ करके देख लिया और कहा कि वो तो सुपड़े जैसा होता है। ठीक यही स्थिति इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग की भी बन गई। और इसलिए बार बार हम सब देखते होंगे कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत अक्सर ये बात कहते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बड़ी संगोष्ठी हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि संघ को समझना है तो संघ में आकर ही समझे। केवल एक आग्रह है, संघ को समझना है। हालांकि इसमें रिस्क बहुत है साहब, ये जरूर है, ये ध्यान रख लेना। दो उदाहरण आपको दे देता हूं। राजनीतिक क्षेत्र के उदाहरण है, मुझे राजनीति की चर्चा नहीं करना है, लेकिन बताते हैं कि इंदिरा जी के समय इंदिरा जी को लगा कि कांग्रेस का जो संगठन पक्ष है वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर है। संगठन पक्ष को अगर प्रबल बनाना है, मजबूत बनाना है, तो संघ कार्य को करने वाले जैसे संगठन मंत्री वहां होते हैं, ऐसे अपने यहां भी होना चाहिए। तो अपने 5 महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को, शीर्ष के चोटी के 5 कार्यकर्ताओं को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वर्ग में 1 माह के प्रशिक्षण के लिए भेजा। कोई बात नहीं, चलेगा। और उन 5 कार्यकर्ताओं को जब 1 माह के प्रशिक्षण के लिए भेजा, तो उस समय दूसरे सरसंघ चालक जी संघ का कार्य देख रहे थे। और 1 माह के प्रशिक्षण के पश्चात परम पूज्य गुरु जी से जब उन्होंने पूछा था कि हम अपने 5 प्रमुख कार्यकर्ताओं को संगठन कौशल्य सीखने के लिए आपके यहाँ भेजना चाहते हैं, उन्होंने कहा सहर्ष भेजिए, सबका स्वागत है, हम किसी को मना नहीं करते। संघ एक ऐसा संगठन है भारत का जिसमें कोई आवेदन पत्र नहीं भरा जाता, इसका कोई प्रोफार्मा नहीं होता, इसका कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता और इसका कोई विजिटिंग कार्ड भी नहीं बनवाता। ऐसा एक संगठन है, करोड़ों करोड़ों स्वयंसेवक है। तो वो 5 महत्वपूर्ण कार्यकर्ता आए, प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन जब अवसर आया कि उनको कहा गया कि अब आप आकर के कांग्रेस के संगठन के काम को सुचारू रूप से चलाएं, तो उन 5 ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारा तो 1 महीने में संघ को हमने समझ लिया और अब हमारा मन तो संघ के काम में ही रम गया, इसलिए अब हम वापस नहीं आ सकते। लेकिन इस प्रसंग से किसी भी व्यक्ति के मन में यह भ्रांति कतई पैदा नहीं होना चाहिए कि संघ कांग्रेस की विचारधारा का या वामपंथी विचारधारा का विरोधी है। यह भ्रांति कतई आप अपने मन में मत रखिए। आप सबको ध्यान में लाना चाहता हूं। मानव जी चूंकि उस समय थे नहीं और मैंने चूंकि बातचीत प्रारंभ करना थी, इसलिए एक प्राथमिक भूमिका बना करके प्रारंभ कर दी थी। लेकिन चूंकि मानव जी आ गए इसलिए मैं
निवेदन करना चाहता हूं कि मनोमुक्त मानव स्मृति न्यास, हम सब जानते हैं कि भैया की असमय भौतिक जगत से विदाई हुई थी। मुझे पता है कि वो जब गए थे तब मानव जी को आप सबने तो ज्यादा निकट से देखा था, मैं तो केवल फोन और इस पर कई बार लंबी वार्ताएं हुई मेरी, लेकिन उनके लिए विशेष करके मैं एक संदर्भ आपको देना चाहता हूं। बात उस समय की है जब बाला साहब देवरस के बड़े भाई भाऊराव देवरस प्रचारक निकल गए थे। जैसा अभी इंदु जी बता रही थी कि प्रचारक वो व्यक्ति होता है, संघ का प्रचारक, जो अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र देवता और समाज देवता के चरणों में अर्पित कर देता है। विवाह नहीं करता, परिवार में नहीं रहता, उसका अपना कोई चौका नहीं होता, भोजनशाला नहीं होती है, उसकी चाय समाज में होती है, उसका पानी पीना समाज में होता है, उसका दोनों समय का भोजन समाज में होता है और समाज ही उसका सब कुछ हो जाता है। जब भाऊराव देवरस प्रचारक निकल गए तो पता लग गया था कि अब एक बेटा बचा है, लेकिन बाला साहब देवरस तुरंत तैयार हो गए। बड़े भाई को देख करके उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने कहा कि मैं भी संघ का प्रचारक बनूंगा। माता पिता के मन में सामान्यतः भारतीय माता पिता सोचते हैं कि वंश वृद्धि कैसे होगी, और तब दोनों भाइयों ने अपने माता पिता को कहा था कि आप केवल अपने वंश की वृद्धि, केवल एक या दो संतान की वृद्धि चाह रहे हैं। आप कल्पना करिए, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी जिन्होंने संघ की स्थापना की, उनके पास दूसरे सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, वो भी संघ के प्रचारक रहे, उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये इन दोनों के जितने पुत्र इस भारत में हैं, इतने पुत्र तो आपको नहीं मिल सकते ना, इतने पोते पोती तो आपको नहीं मिल सकते ना विवाह के बाद। तो सारे समाज को अपना पुत्र बना लीजिए। यह प्रसंग केवल इसलिए सुना रहा हूं, श्रद्धेय मानव जी को कुछ कहने का साहस मुझ में नहीं है, लेकिन मनु भाई के सूक्ष्म सानिध्य में मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। मनु भाई तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन बाला साहब देवरस और भाऊराव देवरस के माता पिता ने दिल पर पत्थर रख करके यह तय कर लिया कि समाज में जितने बच्चे हैं वो सब मेरे अपने हैं। बस यही आपको भी करना है। राष्ट्र और समाज के लिए यह मुझे लगता है कि आपका सर्वाधिक बड़ा योगदान होगा। अब बात मैं कर रहा हूं, फिर से संघ पर आ जाता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिस समय स्थापना हुई थी, मजाक में लोग कहते थे कि ये नागपुरी संतरे कहीं नहीं बिकने वाले, मजाक बनता है। लेकिन हम सबको ध्यान में आता है कि यही नागपुरी संतरे बाजार में निकले, बाजार में थोक के भाव में आए, मनमानी कीमत देकर के लोगों ने इन संतरों को लिया और उसके स्वाद से संपूर्ण भारत चमत्कृत है। यह नागपुरी संतरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नागपुर में इसकी स्थापना भले ही हुई थी, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में इसका विकास कैसे हुआ, इसको मैं संघ को लेकर के छोटे छोटे प्रसंग के माध्यम से, मुझे ऐसा लगता है कि एक घटनाक्रम जो होता है वह घटनाक्रम अपने आप में सारा सब कुछ बखान कर देता है। आपको केवल एक घटनाक्रम बताता हूं। संघ के मध्य भारत प्रांत में विस्तार के लिए एक कार्यकर्ता का चयन डॉक्टर हेडगेवार ने किया नागपुर से। कार्यकर्ता का नाम था दिगंबर राव तिजारे। तरुण थे, शक्तिशाली थे, बलिष्ठ शरीर था, संघ के प्रचारक थे, अपना संपूर्ण जीवन दे दिया था। मध्य भारत प्रांत है कौन सा, जहां से मैं आया हूं, मध्य प्रदेश, वहां संघ का कोई नामो निशान नहीं था। दिगंबर राव तिजारे विशुद्ध मराठी भाषी व्यक्ति, एक शब्द भी हिंदी अंग्रेजी का नहीं आता, लेकिन राष्ट्र कार्य का स्वप्न लेकर के निकल पड़े। डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे कहां जाना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर यह मैं बताऊंगा तो तुम संघ के स्वयंसेवक कैसे होंगे। मध्य भारत में काम स्थापित करना है, जहां जाना चाहे वहां जाओ, सब दूर एक जैसी स्थिति है, कहीं कोई काम नहीं है, कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं है, एक घर एक व्यक्ति नहीं है तुम्हारे पास, बस काम खड़ा करना है। कहा मेरा गुजारा बसर कैसे होगा वहां पर। डॉक्टर साहब ने कहा कि यह भी अगर मुझे करना है तो फिर संघ के स्वयंसेवक कैसे। स्वयंसेवक पूछता नहीं है। दिगंबर राव तिजारे जी ने उनको प्रणाम किया और सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। एक झोला, झोले में एक नेकर, एक भगवा ध्वज और एक डंडा साथ में, दंड। इतनी पूंजी लेकर के दिगंबर राव तिजारे ने अपनी जेब को पूरा का पूरा उलट करके रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की पर जितने पैसे थे चिल्लर सहित वो सब रख दिए। वो मुंह देख रहा था, उसने कहा कहां का टिकट दूं। उन्होंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश की दिशा में जाना है, पैसे कुल मिलाकर के इतने से हैं, इन पैसों से जहां का टिकट आप दे सकते हो वो टिकट मुझे दे दीजिए। आप
आपको जानकर आश्चर्य होगा, दिगंबर राव तिजारे नागपुर से निकले थे। उनको जीवन में कभी पता नहीं था कि रेलवे के काउंटर से उनको जिस मक्सी शहर का, जिस मक्सी नाम के छोटे से गांव का टिकट दिया गया था, वह शाहजहांपुर जिले का एक छोटा सा गांव है जहां पर रेलवे स्टेशन है, बस वहीं तक का टिकट मिल सकता था। दिगंबर राव तिजारे मक्सी उतर गए, एक मंदिर के ओटले पर रात्रि विश्राम किया। विशुद्ध मराठी भाषी थे, वहां गांव में कोई मराठी जानने वाला समझने वाला नहीं था, और उस पर लोग शंका की दृष्टि से देख रहे थे कि ये कहीं कोई बच्चा चुराने वाला व्यक्ति तो नहीं आ गया। अनजान नगर, अनजान गांव। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। 3 दिन में केवल एक घटनाक्रम हुआ जो आपको बताना चाहता हूं। खाने को एक दाना नहीं मिला था दिगंबर राव जी को। एक हैंडपंप पर पानी पी रहे थे। दूसरे दिन एक उपक्रम उन्होंने किया, उनके पास एक कंधे पर पंछा डला हुआ था, एक इतना बड़ा पत्थर लेकर के पेट पर रखा और उस पंछे को हैंडपंप के पानी से गीला करके कस करके केवल इसलिए बांध लिया कि भूख न लगे। तीसरे दिन पेट ने अनुमति देना बंद कर दिया। देखा मंदिर के सामने एक केले वाला केले बेचता है। लोग केले खरीदते हैं, केले खाकर के छिलके वहीं फेंक देते हैं। आज जैसा स्वच्छता अभियान उस समय नहीं था। दिगंबर राव तिजारे ने मध्य रात्रि में उठ करके केले के छिलके चबाना प्रारंभ किए। मनुष्य इसलिए कल्पना करके देखना एक बार। एक केले का छिलका उदरस्थ किया, दूसरे केले का छिलका उदरस्थ किया, तीसरे केले का छिलका हलक में अटक गया, कांटेदार केले के छिलके। लेकिन पेट भरना जरूरी था इस राष्ट्र और समाज के लिए। और अंततः इस प्रक्रिया से गुजरते हुए एक बालक उनको मिला जिसको उनकी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, और उस बालक के साथ पहली बार मक्सी में भगवा ध्वज लगा करके नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का गान किया गया। मध्य प्रदेश की पहली शाखा। वहां से आगे जाने की व्यवस्था नहीं थी। वहां के लोगों ने थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उनको उज्जैन तक भेज दिया। इतना विश्वास वहां एक छोटे से गांव में अर्जित किया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास में एक खाली मैदान पर कुछ तरुणों की टोली फुटबॉल खेल रही थी। जाकर के उन्होंने कहा कि हम भगवा ध्वज लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मराठी जानने वाले युवा भी थे, लेकिन उन्होंने हंस करके टाल दिया, कहा हम ये सब नहीं करते। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। एक दिन अनायास फुटबॉल खेलने वाली उस युवा टोली के फुटबॉल को उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि ये फुटबॉल में तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम ये तय नहीं कर लो कि तुम मेरे साथ भगवा ध्वज लगा करके प्रार्थना करोगे। युवाओं ने कहा ये क्या बेवकूफी है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल वापस दीजिए। उन्होंने कहा नहीं दूंगा। कहा तुमको समझ में आता है तुम अकेले और हम 15-20 लड़कों की टोली है और सब जवान लड़के हैं, सब बलिष्ठ भी है। उनका जो नेतृत्व कर रहा था उसने कहा कि फुटबॉल तो हम छीन कर भी ले सकते हैं। तो दिगंबर राव जी ने कहा अच्छा ठीक है, यह शर्त तय रही, तुम 15-20 लोग मिलकर के मुझसे फुटबॉल छीनोगे, जो चाहे वो प्रक्रिया अपना लेना। तुमको लात मारने की, घूंसा मारने की, थप्पड़ मारने की सब कुछ छूट है, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर यह फुटबॉल तुमने छुड़ा लिया तो मैं तुम्हारे साथ रोज फुटबॉल खेलूंगा, और अगर तुम फुटबॉल नहीं छुड़ा पाए तो तुम मेरे साथ रोज इस भगवा ध्वज की प्रार्थना करोगे। शर्त तय हो गई, क्योंकि सबको अत्यधिक आत्मविश्वास था। आश्चर्यजनक रूप से लगातार लात घूंसे पड़ते रहे। एक दांत टूट गया, दोनों होठ फट गए, पसलियां दर्द कर रही थी, एक एक हड्डी दर्द कर रही थी, लेकिन फुटबॉल नहीं छूटा। और अंततः उन 20 लोगों की टोली के साथ पहली बार महाकाल मंदिर के पास वह मध्य भारत प्रांत की व्यवस्थित और विधिवत 1 घंटे की शाखा लगी। इस 1 घंटे की शाखा से क्या मिला, यह प्रश्न अक्सर हम लोगों को विचलित करता है। इस 1 घंटे की शाखा में उन 20 लोगों की युवा टोली का नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा भव महाकाल। अभी विनोद जी ने एक रेफरेंस दिया था, शायद स्लिप हो गया होगा आपके दिमाग से, अंडमान निकोबार और गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस राष्ट्र को 1947 में स्वतंत्र हो जाने के बाद 60 के दशक तक इस देश के नेतृत्वकर्ताओं को यह पता नहीं था कि हमारे ही देश का एक पूरा का पूरा राज्य पुर्तगालियों के कब्जे में। उस राज्य को छुड़ाने के लिए खुजली जिन लोगों को हुई उनमें से प्रमुख व्यक्ति थे उज्जैन के राजा भव महाकाल। और उस गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद होने वाला वह प्रथम व्यक्ति, वह प्रथम शहीद संघ का प्रचारक था और वही फुटबॉल टीम का कैप्टन था।
ये संघ प्राप्त करता है। और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि कैसे एक और नाम लिया था भाई साहब ने, विनोद जी ने, दक्षिण भारत में गए, महाराष्ट्र से नागपुर से निकल करके दक्षिण भारत में पहुंचे, ये तो एक उदाहरण दिया। दक्षिण भारत में जाकर के उनका नाम बदल गया, उनकी जीवन शैली बदल गई, वही लुंगी लगाने लगे, वही तिलक छाप वहीं की दक्षिण भारत की हो गई, मलयालम बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं। घर पर जब वापस आते हैं परिवार के लोगों से 30 वर्ष के बाद मराठी में बात करना भूल जाते हैं। यह जो तप था, यह तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कर रहा था। ऐसे तपस्वी कार्यकर्ता उस समय थे। और इसलिए कभी कभी लगता है कि संघ सिखाता क्या है हम लोगों को। मैं बता रहा हूं ना कि भ्रांति तो बहुत होती है। एक हमारे अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख थे रंगाहरी जी, बौद्धिक प्रमुख रहे, अभी है वो। रंगाहरी जी मजाक में कभी कभी सुनाया करते थे कि हमारे समाज की समझ कितनी विकसित है। चेन्नई में उतरे, उन्होंने एक साइकिल रिक्शा वाले से कहा कि मुझे संघ कार्यालय पर चलना है, आरएसएस कार्यालय पर। रिक्शा वाले ने कहा चलता हूं, मैं लेके चलता हूं। उन्होंने कहा आरएसएस कार्यालय देखा है ना? कहा देखा है। उसने उनको ले जा करके भाजपा कार्यालय पर खड़ा कर दिया। तो रंगाहरी जी ने कहा भाई तुम तो भाजपा कार्यालय पर आ गए हो, मैंने तो तुमको आरएसएस कार्यालय पर चलने का कहा था। तो वह रिक्शा वाला उनको धीरे से आंख मार करके कहता है, संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख को कहता है, अरे साहब अंदर खाते में सब एक ही तो है। और तब रंगाहरी जी मजाक में कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। इस संघ परिवार का विस्तार भारतवर्ष में जब हुआ, लोगों को कल्पना नहीं थी। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, जिनको हमारे चारों शंकराचार्य मिलकर के शंकराचार्य के पद पर बैठाना चाहते थे, और जिन्होंने मना कर दिया कि मेरा काम तो समाज के संगठन का काम है, मैं इसी काम में अपना जीवन अर्पित करूंगा। उन गोलवलकर जी के समय विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम खड़ा करना था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ा हो गया। वनवासियों के क्षेत्र में काम करना था, वनवासी कल्याण परिषद खड़ा हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में आवश्यकता लगी, जनसंघ तैयार हुआ। और जनसंघ का वैचारिक अधिष्ठान की आप केवल एक सूत्र से कल्पना करिए, अपने विचार के प्रति उनकी निष्ठा कैसी थी जनसंघ की। जनसंघ ने संविधान की, आजकल बहुत बात चल रही है इस समय, भाई साहब ने सीए और एनआरसी और एनपीआर की बातचीत की थी। संविधान को बचाने के लिए कुछ लोग निकल पड़े, बड़ी चिंता हो गई उनको। संविधान की रक्षा के लिए जिस जनसंघ की स्थापना हुई थी, एक्सट्रीम पर जनसंघ का काम जिस समय पहुंच गया था, एक व्यक्ति जिनको नहीं मिल रहे थे उनके कई कई सांसद हो गए थे। उस समय जब बात आई कि संविधान के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनसंघ को समाप्त करके जनता पार्टी बना ली जाए, यहां पर जिस पीढ़ी के लोग बैठे उनको पता है, तुरंत जनसंघ ने अपने आप को जनता पार्टी में विलय कर लिया। उसी जनता पार्टी ने